गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मांगीलाल महावर, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय केलवाड़ा। ऑनलाइन क्लासेज में आज का हमारा टॉपिक है बाबर की साहित्यिक प्रतिभा, बाबरनामा। बाबरनामा, जिसे तुजुक बाबरी भी कहा जाता है, ये बाबर की आत्मकथा है जो उसने अपने अवकाश के दिनों में लिखी। बाबर का जीवन बड़ा ही संघर्षमय तथा व्यस्त था, परंतु इस व्यस्त समय से भी उसने कुछ पल निकालकर उन्होंने लेखन कार्य किया। बाबरनामा मूल रूप से चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है। चगताई तुर्की भाषा पर बाबर का खूब अच्छा नियंत्रण था। वर्तमान में चगताई तुर्की भाषा का स्थान उज़्बेक भाषा ने ले लिया है। उज़्बेक लोग बाबरनामा को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बाद में प्यादा खां और अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका अलग अलग फारसी में अनुवाद भी किया। कई यूरोपीय भाषाओं, विशेषकर अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ। A.S. बीवरिज ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। A.S. बीवरिज ने इसका चगताई तुर्की भाषा से ही अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, जबकि दूसरे लेखकों ने इसका फारसी से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। अतः A.S. बीवरिज का अनुवाद अधिक विश्वसनीय है। इसके बाद 1826 में लेयर्डन और एर्स्किन ने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। 1871 में यह फ्रांसीसी भाषा में भी छपी। बाबरनामा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला दौर 1494 में फरगना के राजा बनने से लेकर 1503 ईस्वी तक का है। 1594 में बाबर फरगना का राजा बना, परंतु शीघ्र ही उसके रिश्तेदारों ने उसका पैतृक राज्य उससे छीन लिया। अतः इसी दौर में उसे अपना पैतृक राज्य गंवाना पड़ा। दूसरा दौर 1504 में काबुल का शासक बनने से लेकर 1525 तक का है। अप्रैल 1526 में दिल्ली का बादशाह बनने के बाद से लेकर सितंबर 1529 तक भारत के पूर्वी हिस्सों में सत्ता का विस्तार आत्मकथा का अंतिम दौर है। बाबर ने अपनी किताब में कहा है कि सन 1504 ईस्वी में बर्फीले तूफान के बीच अपने 3 और साथियों के साथ मातृभूमि फरगना से हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए उसने काबुल में प्रवेश किया और खुद को वहाँ का शासक घोषित किया। किस प्रकार से बाबर ने एक संघर्षमय जीवन के साथ शुरुआत की और उसके बाद काबुल का शासक बना। बाबर को तुर्की भाषा पर असाधारण अधिकार था। उसकी शैली प्रवाहमयी थी तथा उसमें अपने विचारों को स्पष्ट करने की शक्ति थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सारी आत्मकथा एक प्रण कथा थी। बाबर की भाषा इतनी सरल और जनसाधारण के निकट थी कि कोई विश्वास ही नहीं कर सकता है कि ये एक राजा के द्वारा लिखे गए हैं। बाबरनामा की विषय सामग्री। बाबरनामा में बाबर ने भारत की राजनीतिक दशा का ही नहीं अपितु अनेक विषयों पर अपने अनुभव व विचारों का भी वर्णन किया है। इसलिए बाबर के संस्मरण तत्कालीन इतिहास के सर्वश्रेष्ठ प्रमाण कहे जाते हैं। ये संस्मरण आंकड़ों से भरपूर है। बाबर ने विभिन्न स्थानों और मार्गों का सही सही वर्णन किया है। बाबर ने भारत की भौगोलिक सीमाओं, जनसंख्या, प्राकृतिक संपत्ति आदि का ही नहीं बल्कि लाभदायक फलों, वृक्षों, पशुओं, पक्षियों, मछलियों आदि का भी बहुत सूक्ष्म तरीके से वर्णन किया है। संस्मरणों में बाबर ने अपने देशवासियों और समकालीन व्यक्तियों की रूपरेखा, स्वभाव, उनकी वेशभूषा, उनके शौक, व्यसन, आदतें आदि कार्यों का भी बड़ा ही सजीवता से वर्णन किया है।
बाबर एक निष्कपट, सहृदय और कृपालु व्यक्ति था। उसने अपने खुद के व्यसनों का भी इन संस्मरणों में ईमानदारी से उल्लेख किया है। बाबर के संस्मरणों से पता चलता है कि एक लंबे व कष्टपूर्ण जीवन व संघर्ष के बाद भी उसमें प्रेम, दयालुता, उदारता और मित्रता के भाव विद्यमान थे। ये शक्ति और महत्ता प्राप्त होने पर भी हम उसकी प्रकृति और कल्पनाओं को, सुंदर भावनाओं को कुंठित नहीं पाते हैं। यानी बाबर इतना शक्तिशाली होते हुए भी बड़ा ही उदार था, और उदार होने के साथ साथ उसके जो विचार थे वो उसकी लेखनी में हमें प्रदर्शित होते हैं। अकबर ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद करवाया और इस पुस्तक को चित्रों से सजाया। अकबर ने ईरान के 2 मशहूर कलाकारों की सहायता से बाबरनामा को चित्रों से सजाया। ये 2 मशहूर चित्रकार थे मीर सैयद अली तथा अब्दुस समद। बाबरनामा के चित्रों की झलक कुछ इस प्रकार हम देख सकते हैं। बाबरनामा के कुछ दुर्लभ चित्र। इसमें जो दूसरा चित्र है, इसमें एक गेंडे का शिकार करते हुए दिखाया गया है। बाबरनामा का मूल्यांकन। भारत में बाबर ने भारत की जलवायु, फलों, भोजन, व्यक्तियों के चरित्र, सामाजिक जीवन, सुविधा की वस्तुओं का अभाव आदि की आलोचना की है। उसने ऐसा इसलिए किया कि उसे भारत में अधिक समय तक रहने का अवसर नहीं मिला। फिर भी बाबर ने यहाँ के कला कुशल कारीगरों की काफ़ी प्रशंसा की है। बाबर लिखता है कि भारत में प्रत्येक पेशे के असंख्य कारीगर मिलते हैं और ये कारीगर अपने कार्य में दक्ष थे। इसके अलावा बाबर ने भारत में अकूत संपत्ति होने का वर्णन किया। ये अकूत संपत्ति होने का अनुमान बाबर ने इस प्रकार लगाया कि भारत में जो गणना के जो तरीके थे, 1000 करोड़, उसके बाद शंख, तो जो गणना की जो सबसे बड़ी जो इकाई थी वो भारत में हमें मिलती है। तो इससे बाबर ने ये अनुमान लगाया कि भारत में कितनी संपत्ति हो सकती है। इसके अलावा कई स्थानों पर उसने अतिशयोक्ति से भी काम किया। इसका कारण यह था कि वह अपने को सभ्य दिखाना चाहता था। अपने आप को बड़ा व कुशल सैनिक सिद्ध करने की दृष्टि से उसने अपने शत्रुओं की सेना को हमेशा बड़ा चढ़ाकर बताया। बाबर इस बात पर मौन है कि उसने अपने कितने सैनिकों के साथ, राणा सांगा के साथ युद्ध किया था। अतः बाबर कई स्थानों पर हमें कुछ आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर दिए हुए आंकड़े भी हमें मिलते हैं। इलियट एवं डासन के अनुसार बाबरनामा के बारे में वो लिखते हैं कि ये संस्मरण अत्यधिक सूक्ष्म दृष्टि से लिखे गए हैं। वे व्यर्थ के शाब्दिक वाकजाल और पूर्व के अन्य ग्रंथों के विशेषणों से पूर्णतः शून्य है। यद्यपि इसमें शाही वस्त्रों, आभूषणों और उत्सवों का उल्लेख है, तथापि इसका मूल तत्व इतना सरल और जनसाधारणता के निकट है कि विश्वास ही नहीं होता कि ये किसी राजा के द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा सर डेनिसन रॉस के शब्दों में बाबर के संस्मरण सर्वकालीन साहित्य में सबसे अधिक आश्चर्यजनक तथा रोचक साहित्यों में गिना जाना चाहिए। इस प्रकार बाबरनामा अपने समय की एक अभूतपूर्व धरोहर है, जिससे हमें कई ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।